शरीर जवान नहीं होता और मन की हट है कि मैं बूढ़ा क्यों हो जाऊं। मेरी विडंबना ये है कि मैं दोनों में तालमेल कैसे बिठाऊं। अगर स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो आप जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। सुख जीवन का एक पहलू, दूसरा पहलू दुख, दोनों बारी बारी आते रहते हैं। ये तो चक्कर है। सुख के बाद दुख आ जाता है, दुख के बाद सुख आ जाता है। ज्यादातर हमें जो देखने में आता है, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनके मन में एक बात घर कर जाती है, अब हम किसी काम के नहीं रहे। अभी वो नहीं है, वो कोविड में चले गए। आपकी नजर में हैप्पीनेस का पहचान क्या है? 60 वर्ष की उम्र में जब सेवानिवृत्त हो जाओ तो सबसे पहले अपनी लाइफ का रीसेट बटन दबाओ। लेकिन जीवन तो कभी भी किसी का ऐसा नहीं होता कि जिसमें कभी चुनौतियां ना आए। लोका समझता सुखिनो भवन्तु। मैं तो ये कहूंगी कि ये जो वृद्ध अवस्था है, ये जो उम्र है, ये तो बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छी उम्र है हम लोगों के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं सामान्य महिला नहीं थी। आराम के स्थान पर इस उम्र में सीखने की प्रबल इच्छा, इसके पीछे क्या कारण है? मेरी अपनी अंतरात्मा है। हम अपना जीवन हमको अपने आखिरी पल तक जब हम जैसे जीना चाहिए, अच्छे से जिंदा दिली से जीना चाहिए। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं करती। बुढ़ापा तो आना ही है, पर उसका डर जरूरी नहीं है। बुढ़ापा खोने का नाम नहीं है, बुढ़ापा पाने का नाम है। कुछ समस्याएं तो होंगी इस उम्र में, पर चल फिर सकते हैं, दिमाग चलता है, तो इतना बहुत है जीवन का आनंद उठाने के लिए। बुढ़ापा खत्म होने का नाम नहीं, खुद के लिए जीने की शुरुआत है। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में अगले एपिसोड में आपका स्वागत है, और हमारे साथ आज जुड़ी हुई है हमारा मेहमान पमेला भंडारी जी। पमेला मैडम, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए। कैसे हो आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने का। मुझे मौका मिल रहा है आप सबसे मिलने का और बाकी लोगों से बातचीत पहुंचाने का। और नवीन जी के साथ में पमेला मैम मैं भी जुड़ी हुई हूँ, और संध्या गुप्ता भी आपके साथ में, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन और इस्तकबाल करते हैं हम अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज एक अच्छा टॉपिक लाए हम। बुढ़ापा अंत नहीं, एक नया अध्याय है। ये टॉपिक के बारे में पमेला मैडम जी के साथ बात करने से पहले अपनी मेहमान पमेला मैडम की दिमाग में थोड़ी गुदगुदी करेंगे। तो संध्या जी, आप रैपिड फायर राउंड को आगे ले सकते हैं जी। और नवीन जी, जैसा कि आपने कहा है ना कि बुढ़ापा एक नई शुरुआत है, अंत नहीं, तो उसी से जोड़कर मुझे एक लाइन आ रही है याद। संध्या तुम कितनी सुंदर हो, संध्या तुम कितनी सुंदर हो, क्योंकि जीवन की जो संध्या होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। वो अंत नहीं है, वो वास्तव में एक शुरुआत है। बिल्कुल जी मैम, सबसे पहले एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है और उसका एक लाइन में उत्तर दीजिए कि आपके मन में एकदम उस शब्द को लेकर क्या बात आती है। सुख। सुख जीवन का एक पहलू, दूसरा पहलू दुख, दोनों बारी बारी आते रहते हैं। ये तो चक्कर है। सुख के बाद दुख आ जाता है, दुख के बाद सुख आ जाता है। जी बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि आप आयकर विभाग में रही हैं और बड़े उच्च पद पर रही हैं, तो आय अगर मैं शब्द बोलती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? आय से? जी, आय से तो सबसे पहले आता है जाए। आय जाए, आय आती है तो तुरंत चली भी जाती है। ये भी एक चक्कर है।
पर ईश्वर की दया है, चलता रहता है। आप टैक्स में भी तो जाती है ना आए? हाँ। जी, टैक्स में भी जाती है। दुनिया का आपने खूब भ्रमण किया है, तो भ्रमण शब्द अगर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ तो जहन में सबसे पहला सेंटेंस क्या आता है? आजकल तो हम अब इंटरनेट पर भ्रमण करते हैं। कहीं जरूर जाने की, पैसा खर्चने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। आप चाहें तो इंटरव्यू नेट पे सब कुछ देख सकते हैं, सब जगह जा सकते मतलब जो हम सिटीजन्स हुआ करते थे, अब नेटिजन्स हो गए हैं हम। जी। और मैम, फिर एक शब्द और आ रहा है दिमाग में, स्वास्थ्य। हैं। अत्यंत आवश्यक। अगर स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो आप जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, और दोनों, फिजिकल भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक भी, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। और सबसे अच्छी बात नवीन जी मैम ने बताई है कि शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं रहना है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हमें प्रयत्न करते रहना है। मैम, बिल्कुल। सेवा अगर शब्द हम आपके लिए परोसते हैं तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? सेवा निस्वार्थ और निष्काम होनी चाहिए, मेवा पाने के लिए नहीं। तो असली सेवा तो वही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नाइस। रिश्ते। सबसे कठिन एस्पेक्ट है जिंदगी का। अब्दुल कलाम साहब की कोटेशन है, तो उन्होंने लिखा है कि रॉकेट साइंस आसान है, लेकिन रिश्ते निभाना मुझे नहीं आता, वो मेरे लिए बहुत कठिन है। बहुत बढ़िया। शिक्षा। अत्यंत आवश्यक। शिक्षा के बगैर ना तो हम अपनी स्वयं की कोई प्रगति कर पाते हैं और ना ही देश की। आधुनिकता। आधुनिकता अतीत से जुड़ी रहनी चाहिए, और आधुनिकता में भविष्य के निर्माण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, क्योंकि आधुनिक शब्द ऐसा है कि जो केवल वस्त्रों तक और रहन सहन तक सीमित हो गया है, लेकिन आपने उसके पूरा मापदंड बदल दिए हैं और आपने उसकी जो परिभाषा गठित की है, वास्तव में तालियां आपके लिए। धन्यवाद। उम्र। उम्र उम्र के ये कितने पड़ाव होते हैं, अलग अलग पहलू हैं, और हर पहलू की अपनी विशेषता है, और उसका अपना आनंद है। तो वो हमें आना चाहिए, हर पहलू को हम जी भर के जिए, और जितना आनंद उठा सके, उसको जितना सार्थक कर सके, हमें वो करना चाहिए। ये तो हमें भी आपसे सीखना होगा। सही कहा आपने संध्या जी। और मैडम, ये तो बहुत सीखते ही रहते हैं, ताउम्र सीखते ही रहते हैं हम। कैसी जिंदगी की सब पहेलियां। राइट। रैपिड फायर राउंड में नवीन जी मैडम ने 100 आउट ऑफ 100। चलिए, कभी तो मिले। और 100 और मैडम, एपिसोड के अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है। अब तो पहला मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे। मैडम, हमारा प्लेटफॉर्म का नाम द गाइडिंग वॉइस है, इसलिए आप आपका गाइडिंग वॉइस के बारे में बता दीजिए। हु इज योर गाइडिंग वॉइस? आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? मेरी गाइडिंग वॉइस तो मेरी अपनी अंतरात्मा है, और मेरा ये मानना है कि भगवान और यूनिवर्स आपसे, आपकी अंतरात्मा से ही आपके साथ संपर्क करता है, और अंतरात्मा की आवाज कभी आपको पथ से भ्रष्ट नहीं करती, जरूर सुननी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। मैम, आपसे एक छोटा सा आपका परिचय हम आपके ही मुख से सुनना चाहेंगे, और उसके बाद हम आपको उम्र के उस दौर में ले जाएंगे जहां से आपने जीवन की शुरुआत की थी, यानी कि बचपन की कुछ यादों के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए।
मैं सरकारी नौकरी में थी, आयकर विभाग में, और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन के रिटायर हुई हूँ। तो 38 साल का मेरा कार्यकाल था, और उसके बाद मैंने समाज सेवा में योगदान देना शुरू किया, और अब मैं वही कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम कि आप इतने अच्छे से आपने 38 साल का अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से निभाया, और उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल है उसको भी आप बहुत अच्छे से अदा कर रही हैं, उस भूमिका में भी बहुत आप अपना योगदान दे रही हैं। मैम, जब हम उम्र की बात करते हैं तो उम्र का एक दौर ऐसा रहता है कि जिसकी मिठास, जिसकी खट्टी मीठी हरकतें कभी मन से जाती ही नहीं है, और वो दौर होता है बचपन का। तो बचपन की कुछ वो यादें बता दीजिए जो आज भी आपके मन में कुछ ना कुछ खुशी उत्पन्न कर देती हैं या गुदगुदी उत्पन्न कर देती हैं, कि हाँ, जब भी आप उसके बारे में सुनती हैं तो ओठों पर बरबसी मुस्कान आ जाती है। बचपन में बहुत सी बेवकूफाना हरकतें करी हैं। तो अब तो सोच के बड़ी छेप भी आती है। वो नटखटपन होता है, वो बाल्यावस्था क्या शरारतें होती हैं। जब हम 15 बरस की थी मैं, तो ये पिक्चर आई थी मेरे महबूब। पुरानी अदाकारा साधना थी उसमें। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दीवाने हो गए साधना के, और हम तो उसी की अदाएं कॉपी करना चाहते थे, उसका पहनावा। तो हमने शरारे सिलवा लिए, और तो और हमने कहा ये मुस्लिम कल्चर बहुत हमें रोमांचक लगी, तो अपने नाम भी बदल लिए हमने। मैंने अपना नाम शम्मा रख लिया, उसने अपना नाम शबनम, और हम भी साधना की तरह हाय अल्लाह हाय राम की जगह। तो हम अपना, ये हमारा फेस थोड़ी कुछ दिन चला, कुछ महीने। उसके बाद में मेरे फादर हमेशा हमें छेड़ते थे, वो उसी नाम से बुलाते थे, मुझे शमा, उसको शबनम। फिर जब ये नशा उतर गया तो बहुत झेप आती थी हमें कि हम ये किस चक्कर में पड़ गए थे। तो मैम, इसके लिए कभी डांट भी लगी थी क्या? नहीं, जो मजाक उड़ाया जाता था। अच्छा, जिस वातावरण में पालन पोषण हुआ है आपका, वो पारिवारिक वातावरण कैसा था? मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी, परंतु मुझे कभी सगे भाई बहनों की ऐसी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारे जमाने में तो संयुक्त परिवार होते थे। हम तो खैर मेरे फादर की सर्विस में थे, तो अलग उनकी पोस्टिंग पे होते थे। पर छुट्टियों में तो एकदम जैसे छुट्टियां हुई, या नानी के या दादी के, मेरे दोनों तरफ से ढेर सारे कजन थे, तो हम मिलके इतनी मस्ती, इतना मजा, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ एक दूसरे को छेड़ना। तो हमारा बचपन बहुत आनंद में गुजरा है। आजकल के बच्चों पे तो मुझे दया आती है कि वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या मिस किया है जिंदगी में। और अगर इसी से जोड़ते हुए मेरे मन में एक बात और आ रही है, अनुशासन और स्वतंत्रता को लेकर परिवार वालों, आपके साथ उनका क्या सोचना था? परिवार वाले इस बारे में क्या सोचते थे कि हाँ, आपकी इकलौती बिटिया हैं, आप इकलौती पुत्री नहीं है, तो परिवार वाले कहीं, और वो भी उस समय में जहाँ पुत्रियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, तो परिवार में माता पिता का जो अनुशासन था और स्वतंत्रता को लेकर वो आपकी कितने सजग रहते थे? मेरे फादर बहुत सुलझे हुए थे और बड़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी उनकी। तो उनको बहुत उनकी आकांक्षा थी कि मैं जिंदगी में कुछ करूं, कोई रुतबा पाऊं। तो वो मुझे लड़कों की तरह ही ट्रीट करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बेटी है। तो वो
पूरी स्वतंत्रता देते थे, झगड़ा करने की, आर्ग्यू करने की, सब चीज जाने आने की भी, अ, पर ऑफ कोर्स मर्यादा के दायरे में। क्योंकि नवीन जी, अधिकांश समय पर ऐसा भी होता है कि कई बार जब इकलौते बच्चे होते हैं तो उनके बिगड़ने के चांसेस भी उतने ज्यादा ही होते हैं। जी हम्म, मैम, बताइए। कुछ अधिकार मुझे दिए गए, कुछ मैंने छीन लिए। मैंने अपनी जीवन अपनी अपनी शर्तों पे जिया है, मैंने जीवन हमेशा। बहुत बढ़िया। लेकिन अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए होंगे। मुझे लगता है कि जब आप इतने उच्च पद पर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपने उन कर्तव्यों के प्रति भी अपनी उतनी ही श्रद्धा रखी होगी, इसीलिए आपको अधिकार देने में किसी ने कोताही नहीं बरती होगी। जी नवीन जी। तो और आगे बढ़ते हैं मैडम, हम आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बात करेंगे। आपके इस जर्नी में ऐसे कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? मैं कहूंगी, एक तो मेरे फादर की प्रेरणा और प्रोत्साहन और आशीर्वाद, सबसे ज्यादा तो वही था जिसने मुझे ये हिम्मत दी और मुझे जीवन में कुछ बनने का मौका दिया। दूसरा, ईश्वर का आशीर्वाद, वो तो होना ही चाहिए, ईश्वर की कृपा, उसके बगैर तो कुछ नहीं होता। और तीसरा, मेरी अपनी क्षमता और लगन। मुझ में भी बहुत जज्बा था जी। कि मैंने सामान्य जीवन नहीं जीना, मुझे कुछ अलग करके दिखाना। जो कर्म के प्रति जो निष्ठा थी आपकी और जो रुझान था कि एक आगे बढ़ना है, ये जो सोचकर आप चली हैं, जैसा कि आपने प्रारंभ में कहा भी कि मेरा मार्गदर्शक स्वर अगर कोई रहा तो मेरी अंतरात्मा रही है, हम्म तो वही बात यहाँ हमें दिखाई पड़ रही है। मैम, उच्च शिक्षा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ कि हाँ, मुझे अगर लेनी है तो शिक्षा जो है वो ऊंची ही पानी है? पिताजी ने तो, फादर ने कहा, मदर ने कहा, वो तो था ही, लेकिन उस समय में क्योंकि महिलाएं उच्च शिक्षा की तरफ इतनी आकर्षित नहीं हुई थी। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं सामान्य महिला नहीं थी, बनना नहीं चाहती थी। तो और हम सर्विस क्लास के लोग थे, तो पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती थी। मेरे बाकी कजन वगैरह भी, स्पेशली मेरे फादर की ओर से, तो सब उन्होंने हायर स्टडीज करी हैं, सब अच्छे अच्छे ओहदों पे लगे हुए हैं। और मैडम, आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया आपने? नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच बैलेंस, संतुलन कैसे हाँ, बना कर रखा आप? चुनौती तो होती है ये, पर मैं जरा लकी थी, भाग्यशाली थी। मेरे पति होटल लाइन में थे, होटलियर थे, तो हमें होटल में ही रहने की स्वीट मिलता था, तो हमारी तो सारी जरूरतें ऑटोमेटिकली अपने आप ही पूरी हो जाती थी, तो घर बाहर का ज्यादा देखना नहीं पड़ता था। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई और ऐसी चीजें था। वो पीरियड होता है कि जब काफी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे पति भी मुझसे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रखते थे कि मैं अपना नौकरी को छोड़ के या उसको नजरअंदाज करके केवल घर की घरेलू बातों में ध्यान दूं। तो इस वजह से मुझे कोई उतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन जीवन तो कभी भी किसी का ऐसा नहीं होता कि जिसमें कभी चुनौतियां ना आए, मुश्किलें ना आए, संघर्ष ना हो। तो या तो नौकरी में आ जाता है, या रिश्तों में होता है, या पारिवारिक जीवन, या सामाजिक जीवन, तो कुछ ना कुछ जो संघर्ष आए होंगे उनका सामना आपने जिस अद्भुत तरीके से किया, उसका एक वानगी हमारे सामने भी प्रस्तुत करें तो जिससे हमारे दर्शक और हमारे जो श्रोता हैं वो कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा लेंगे। संघर्ष के बिना तो जीवन होता ही नहीं है। जीवन का में संघर्ष ऐसा कोई नहीं है जो उसको संघर्ष ना करना पड़े। और तो हमारे जीवन में भी, मेरे पति के जीवन में भी
बहुत मुश्किलें आई, परेशानियां आई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों किसी भी गलत काम से समझौता नहीं करना चाहते थे। इस बात पे हमारा निर्णय बिल्कुल अलग था कि अटल था। हमने कोई भी गलत काम नहीं करना है, गलत का साथ नहीं देना है। तो ज्यादा दिक्कतें परेशानियां जो हमें आई इस वजह से आई, क्योंकि आज के माहौल में बहुत से लोग हैं जो नौकरी का गलत फायदा उठाना चाहते हैं, आपसे गलत काम करवाना चाहते हैं। तो जब आप उनकी बात नहीं मानते तो फिर आपको काफी ऑपोजिशन झेलनी पड़ती है, काफी। तो हमने झेली। हमने 3 केसेस हमारे हाई कोर्ट तक किए गए, हमने फाइल किए हमारे साथ अन्याय के विरुद्ध, और तीनों हम जीते। तो मैं यही कहूंगी, संघर्ष थे, लेकिन क्योंकि हमें बिल्कुल, हमारे कभी सेकंड थॉट नहीं था कि हम समझौता करेंगे अपनी वैल्यूज के साथ। तो इस वजह से हमने वो सब झेला, क्योंकि खुद का ही चयन था, इस बारे में हमने ही चुना। तो फिर जो भी आया भुगता। मैम, कभी कभी ऐसा भी हुआ क्या जीवन में, क्योंकि आप भी अच्छे पद पर थी, आपकी भी बहुत जिम्मेदारियां थी, और आपके हस्बैंड भी अच्छे उच्च पद पर रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारियां बहुत थी। तो कई बार घर परिवार की जो जिम्मेदारियां थी उनमें कहीं कभी मन मुटाव या कुछ ऐसा रहा कि नहीं, ये काम आपको ही करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, या ये काम आपको ही मुझे करना है, तो इसको लेकर कभी कोई परेशानी रही क्या जीवन में, और वो तालमेल कैसे बैठाया दोनों ने, आपने? मेरे पति होटलियर थे, उनको घर चलाना मेरे से ज्यादा अच्छे से आता था। तो और एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्ट्रांग थे। तो वो अब मैंने बड़े आराम से उनको डिसीजन लेने देती थी, करती मैं अपने मन की थी, जो मुझे करना है उसमें तो मैं पूछती भी नहीं थी। पर बाकी सब ठीक है, घर बार आप संभालना चाहते हो, आराम से संभालो। तो वैसे मेरे माँ बाप भी थे, क्योंकि मैं तो इकलौती थी, तो मेरे माँ बाप का बहुत सपोर्ट था मुझे, मेरे इन लॉज का भी था। तो गाड़ी चल गई। गाड़ी चली नहीं है मैम, गाड़ी जो है वो दौड़ी है। बहुत अच्छे से दौड़ी है, क्योंकि रिश्तों को आपने बहुत अच्छे से निभाया, और केवल दाम्पत्य रिश्तों को नहीं, जो उसके अलावा भी, इधर भी आप इकलौती बेटी थी और उधर भी एक पुत्र वधू थी, तो जब आपने सारे रिश्तों में सामंजस्य बैठाकर आप चली हैं, तो इसीलिए आप दोनों क्षेत्रों में, आप अपने पारिवारिक दायित्वों में भी और आप अपनी व्यावसायिक जीवन में भी, इसलिए आप बहुत अच्छा कर पाई हैं, क्योंकि आपने रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से सीख लिया था, और जिम्मेदारियों को उठाना आपने बहुत अच्छे से सीखा था, इसीलिए आप इतनी सफल महिला जिसे कहते हैं वो रही हैं आप। लेकिन मैम, जब आप सफलता की उस सीढ़ी पर पहुंच गई, जहां आपके पति भी बहुत उच्च पद पर कार्यरत थे और आप भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर रहीं, ऐसे में ज्यादातर देखा जाता है कि जो अहंकार होता है वो छू जाता है, उससे बचकर निकला ही नहीं जा सकता। लेकिन आपके संदर्भ में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अहंकार को तो आपने एक तरफ रख दिया और उदारता को आपने पकड़ कर रख लिया। ये कैसे संभव हुआ? मैं कविता भी लिखती हूँ, तो इस संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां आपके आगे रखती हूँ। जी जी बिल्कुल, सुनाइए। 60 वर्ष की उम्र में जब सेवा निवृत्त हो जाओ, तो सबसे पहले अपनी लाइफ का रीसेट बटन दबाओ। तो मतलब मेरी कविता का भाव ये था कि अपने, जैसे उसमें मैंने लिखा है कि
विनम्रता को डाउनलोड करो और अहंकार को डिलीट करो। सो वही था हम लोगों में, ऐसे कि अहंकार हमें बिल्कुल पूरी तरह हम जानते थे कि अहंकार करना कि कभी किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता, वो कोई आपके लिए विनाश ही लाता है। अहंकार शुरू से हमें यही संस्कार दिए गए थे। सेवानिवृत्ति के बाद तो हम अहंकार को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय हम उम्र के उस चरण पर और उस पड़ाव पर आ जाते हैं। लेकिन जब हम सेवा में होते हैं उस समय उस अहंकार को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो कभी कभी हम उसे पद की गरिमा भी कह लेते हैं कि वो तो आपके पद की गरिमा है, इसलिए आप उस अहंकार में रहते हैं। लेकिन आपने जिस रास्ते का चयन किया, जिस रास्ते पर आप चली, उसके लिए वास्तव में हम तो आपको सलाम करते हैं। क्यों नवीन जी, आप आगे क्या जानना चाहेंगे मैम से? मैडम जी, आप आराम के स्थान पर इस उम्र में सीखने की प्रबल इच्छा, इसके पीछे क्या कारण है, बता दीजिए। एक तो ये साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो हमारा दिमाग है एक मांसपेशी है, मसल है। तो जितना इसको हम यूज करते जाएंगे ये उतना ही एक्टिव रहता है और यंग रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो और वो कहते हैं कि दिमाग को नवीनता चाहिए, नोवेल्टी। रोजमर्रा की अगर आपके वही रूटीन रहेगा तो दिमाग डल हो जाता है। तो नई नई बातों की तरफ ध्यान दो, नई चीजें सीखो, नई एक्टिविटीज में जाओ। तो ये तो हुआ। सो और क्या पूछा था आपने? तो हाँ, तो इस वजह से और मैंने देखा है कि जितना ज्ञान आप में जाते हो, सीखते हो, उतना ही आपका मन करता है और सीखने को, और गहराई में जाने को। अच्छा। क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है ना। तो फिर आप उसको आप में जिज्ञासा होती है और ज्यादा सीखने की, करने की। तो मैंने इसीलिए कई कोर्सेज ज्वाइन करे हैं और मैं उस बड़ा आनंद लेती हूँ। अच्छा, किस प्रकार के कोर्सेज आप ज्वाइन कर रही हैं इस समय? किस प्रकार के कोर्सेज में आप इन्वॉल्व हैं? साइंटिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें जो मैं कोर्सेज कर रही हूँ सब उसमें पॉजिटिविटी ही क्रिएट करने के लिए होते हैं कि आप अपने मन को कैसे एकदम सब पॉजिटिव बनाओ और प्रोग्रेस करो, अपनी एक हायर लेवल पे जाओ। तो इंटरेस्टिंग है। बाकी मैंने कुछ कोर्स ज्वाइन किया है स्टॉक्स एंड शेयर्स पे भी, आपने शौक किया। ऐसा मैंने इस उम्र में अब क्या करना है, पर बस मुझे नई नई चीजें देखने सीखने का आनंद आ रहा है और नए एक्सपीरियंसेस। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिटायरमेंट के बाद, मतलब अभी 6 साल पहले ही मैंने एक पौड़ी में 2 रूम कॉटेज लिया। अभी मैं गोवा में हूँ। मैंने गोवा में पिछले साल 1 BHK लिया। तो नेचर से जुड़ने के लिए और अपने आप को समय देने के लिए। तो मैं अब बहुत दिन से गोवा में हूँ, तो पढ़ने लिखने का, अपनी जो भी मेरे शौक हैं वो पूरा करने का मैं सिर्फ अपने पे ध्यान दे रही हूँ। और इस मामले में मैं एक बात का जिक्र करूं जी। तो जो कभी आजकल बच्चों को तो आपके लिए टाइम होता नहीं है, बहुत बिजी हैं। जैसे कि मैंने कहा, मुझे तो उन पे दया ही आती है कि उन्होंने वो मौज मस्ती, वो हंसना खेलना, वो सब नहीं। आज की लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस होता है। तो एक दिन मैं थोड़ी उदास बैठी थी, मन में विचार के भी बच्चे आते ही नहीं मिलने और उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। तो उस टाइम मैं अपने मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही थी, तो एकदम से एक सदगुरु की इंटरव्यू
सदगुरु आई वहां पे, तो उसका टाइटल था कि यदि आपके बच्चे आपको नहीं पूछते तो उसको आप एक वरदान मानिए। हाँ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने पढ़ा। उसका आशय ये है कि अगर आप अपनी इस उम्र में भी, जब आपकी कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, इस उम्र में भी आप बच्चों की में लगे रहोगे, उनकी प्रॉब्लम, उनकी घरेलू मामलों में दखल दोगे, तो आप अपने लिए वक्त कब निकालोगे, अपनी ग्रोथ आपकी कैसे होगी, अपने शौक कैसे पूरे करोगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर आपके बच्चे नहीं आपको पूछते तो आप अपने पे समय दो और अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ आप जाइए। तो आपने अभी मन को स्थिर रखने के लिए क्लासेस की, और वो आप वो आज भी उससे जुड़ी हुई हैं कि मन को कैसे स्थिर रखा जाए, मन को कैसे आनंदित किया जाए, मन को कैसे प्रसन्न रखा जाए। लेकिन जब अगर मैं थोड़े से समय पीछे चले जाते हैं हम कार्यस्थल पर, और जब विभागीय चुनौतियां होती थी, जब तो आपने कोई क्लास की नहीं थी, उस समय आप मन को कैसे स्थिर करती थी? देखिए, हमारे जमाने में हमें कोई भी दिक्कत आती थी, कोई प्रॉब्लम आती थी, तो हमारी अच्छी क्लोज मित्र होते थे, भाई बहन होते थे सलाह देने वाले। मेरे फादर मेरे लिए बिल्कुल एक मित्र के समान थे, तो उनसे सारा अपनी समस्या उनको बतानी, उनसे समाधान लेना। तो आजकल के बच्चे तो काउंसलर्स के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं जिससे वो अपनी खुल के बातचीत कर सके। हमारे जमाने में हमें परिवार से ही या अपने मित्रों से ही पूरा सपोर्ट और मिल जाता था। कभी कभी ऐसा लगता है पमेला जी कि चीजें तो अभी भी वही हैं, कि परिवार तो अभी भी है, लेकिन ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है जिसका कि आपने जिक्र किया कि आजकल के बच्चे जो हैं वो काउंसलर्स के पास जाते हैं, और जब हम किसी दुविधा में होते थे तो हम जो जाते थे वो परिवार के पास जाते थे, परिवार के बड़ों के पास जाते थे या मित्रों के पास जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी चिंता की बात है कि बच्चे इसीलिए अब अवसाद का शिकार, डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत तादाद में आजकल। मुझे तो लगता है ये अब एक फैशन ही बन गया है कहना कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद माय थेरेपिस्ट, मुझे काउंसलिंग के लिए जाना है। तो ये हेल्दी ट्रेंड तो नहीं है, और हर समस्या को वो फिर बढ़ा चढ़ा के देखते हैं कि काउंसलर के पास जाना फैशन बन गया ना। खुद उस पे विचार करो, उसको उसका विश्लेषण करो, एनालाइज करो, खुद समाधान ढूंढो, या आसपास किसी से, माँ बाप से तो सलाह नहीं लेते, सोचते हैं माँ बाप तो पुराने जमाने के हैं, उनको तो ये नहीं मालूम आजकल की हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बस अभी जनरेशन गैप है। कहीं ना कहीं हमारी चुप रहने की प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं हमारी एक तरफ तो छिपाने की प्रवृत्ति भी रहती है कि हम अपने अंदर की भावनाओं को छिपाते हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इतने आतुर रहते हैं कि वहां छापने की प्रवृत्ति है कि हम कैसे दिखाना भी चाहते हैं और छुपाना भी चाहते हैं। तो ये जो दो प्रवृत्तियां हैं, ये जैसा कि आपसे बात कर कर मुझे महसूस हो रहा है, ये हमें जो नई पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ले जा रही हैं। दूसरी तरफ तो क्योंकि आयकर विभाग में रही हैं, आय और खर्चा, इन दोनों का आपने तो बहुत अच्छे से सारी चीजों का प्रबंधन भी किया है और देखा भी है। और ये धन से जुड़ी गुत्थियां जब सुलझाने की बात आए, तो आप उसी नवीन पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी चल रही है, उसको किस तरीके से समझाना चाहेंगी, किस तरीके से बताना चाहेंगी कि हाँ, वास्तव में धन का जो है खर्चा कैसे होना चाहिए, उसे वेस्ट ना किया जाए, उसका निवेश किया जाए। जो मैं कोर्स कर रही हूँ उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि आप धन कमाने की इच्छा रखो, धन के बिना
कुछ भी नहीं आप कर सकते, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। तो कैसे सही तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, मैं स्टॉक्स एंड शेयर्स और ऐसी कोर्सेज कर रही हूँ, तो जिसमें वो बहुत ही आपको सिस्टमैटिकली बताते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बजट कैसे अपना बनाना चाहिए, ये भी सिखाते हैं पूरा, कि अपने खर्चों का कितना परसेंटेज इसमें डालो, कितना इसमें डालो। और एक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो ये भी कहते हैं कि चैरिटी के लिए जरूर रखो, जितना आप देते हो उतना आपको वापस आता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आजकल बड़ी प्रोफेशनल एडवाइस अवेलेबल है, तो इस चीज का बच्चों को फायदा उठाना चाहिए और सीखना चाहिए कि मनी को कैसे हैंडल करना है। कहते हैं कि आप अगर धन को रिस्पेक्ट करोगे तो धन आपके पास आएगा, अगर आप धन की इज्जत नहीं करोगे तो वो आपसे दूर चला जाएगा। तो बच्चों को भी धन की अहमियत भी पता होनी चाहिए, और धन को कैसे अच्छे से मैनेज करना है और किन चीजों पे खर्चना है वो भी उनको सीखना चाहिए, जो आजकल सीखना बहुत आसान है। जी, धन भी है नवीन जी इसमें, और श्रम भी है, मेहनत का, और साथ साथ समय, हमें तीनों राइट। चीजों का ही सम्मान करना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा ना कि धन को भी हमें संभालना आना चाहिए, ये भी एक बड़ी पेचीदा प्रक्रिया होती है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। जिस तरीके से भावनाओं को संभालना जरूरी है कि हमें अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है, उसी तरीके से हमें धन को संभालना भी आना चाहिए। जी नवीन जी, आप मैम से क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे? मैडम, अब थोड़ा ओल्ड एज के बारे में बात करेंगे। और ओल्ड एज यानी बुढ़ापा तो आना ही है, पर उसका डर जरूरी नहीं है। आपके अनुभव में सीनियर्स के सबसे बड़े डर कौन से होते हैं और कौन से सिर्फ मन के बने हुए हैं? देखिए, बुढ़ापा तो उसी को आएगा ना जिसको थोड़ी उम्र मिलेगी, अच्छी उम्र। कितने लोग तो ये मंजर देख ही नहीं पाते। तो हमको ये सोचना हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर बुढ़ापा आया है तो उसके साथ जो परेशानियां हैं वो तो झेलनी पड़ेंगी, परंतु अगर हम बुढ़ापे के लिए पहले से प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें, उसको हम अपनी यंग एज में ही अब सोचें कि कल को हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, क्या दिक्कत आ सकती है। तो इसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना, ताकि लंबी उम्र में भी आप स्वस्थ रहो। अपनी फाइनेंसेस का ध्यान रखना, कि थोड़ी थोड़ी सेविंग आप करते जाओ, इस एक खाते में, जैसे SIP कर लो, कोई FD कर लो, रिकरिंग डिपॉजिट कर लो, जो सिर्फ आपकी वृद्ध अवस्था में काम आए। और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना, और बच्चों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना। अपनी शौक, नए नए शौक पूरे करना, बनाना, नई हॉबीज क्रिएट करना। तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बहुत कुछ है सीखने को, देखने को, उसका आनंद उठाने को। तो इतना छोटा दायरा नहीं रखना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार। अगर आप यही रखोगे दायरा, तो फिर आप वृद्धावस्था में जरूर डिसअपॉइंट होगे, आपको निराशा होगी, क्योंकि बच्चे आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए पहले से अपना माइंडसेट इज द मेन थिंग। अपना माइंडसेट सही अच्छा। रखना चाहिए। और नवीन जी, मुझे राइट। सबसे अच्छी बात मालूम है क्या लगी है मैम की? सबसे अच्छी बात हाँ। लगी है कि जिसको उम्र मिलेगी उसी को तो बुढ़ापा आएगा। जैसे नहीं तो बुढ़ापे के लिए बुढ़ापा मैंने तो थोड़ा सा कुछ लिखा है, कि अच्छा। मेरे शरीर और मन में द्वंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है। अब तो ऐसे है, दोनों में विपरीतता का नाता है। शरीर जवान नहीं होता, और मन की हट है कि मैं बूढ़ा क्यों हो जाऊं। मेरी विडंबना ये है कि मैं दोनों में तालमेल कैसे बिठाऊं।
सो अरे वाह, ये ये बहुत चुनौतियां बढ़िया। तो हैं। तो ये चुनौतियां तो हैं ही हैं जीवन की। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये जो वृद्धावस्था है, ये जो उम्र है, ये तो बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छी उम्र है हम लोगों के लिए। क्योंकि बचपन में पढ़ाई, जवानी में और अपनी कैरियर की तरह, फिर बाद में शादी ब्याह, कितनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं। तो आपको किसी भी अपने मन की करने को वक्त नहीं मिलता और उतनी राइट। आजादी नहीं होती। लेकिन अब तो कुछ नहीं है। इस अच्छा। उम्र में आप जो चाहो करो। तो और अगर आप इस बात को समझ जाओ कि भाई हमें अब घरेलू मामलों में ज्यादा नहीं पड़ना है, नहीं दखल देना है। अपने बच्चे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको जीने दो। हमने भी जिया है, उनको भी जीने दो। हम हैं, जब उनको हमारी कभी आवश्यकता होगी, हम जरूर उनका सहायता करेंगे, साथ देंगे। परंतु अपने लिए जीना भी हमें आना चाहिए। और दूसरा सवाल मेरे तरफ से, ये बुढ़ापा का प्लानिंग, आप तो फिनेंस के बारे में बता चुके हैं, मगर इमोशनल मतलब ये भावनाएं और रिश्तों में, इसके बारे में प्लानिंग कब शुरू करना चाहिए? तो इसके बारे में तो यही है कि आपको अपना माइंडसेट के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। आप अपने माइंडसेट सही रखेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता जाएगा। यू नो आप किस अच्छा। तरह अप्रोच करते हैं अपनी समस्याएं को। क्या तो अपने मन को समझाना, अपनी थिंकिंग सही रखना, लॉजिकल रखना, वो अत्यंत जरूरी है। और वो जितना जल्दी हम सीखें उतना ही बेहतर है। और नवीन जी, जैसा कि मैम बोल रही हैं कि हम्म। अपने माइंडसेट को हमें हम्म। बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम्म। ज्यादातर हमें जो देखने में आता है, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनके मन में एक बात घर कर जाती है, अब हम किसी काम के नहीं रहे, राइट। हमारी किसी को जरूरत नहीं है, ना बच्चों को है ना परिवार को, हम किसी पर बोझ बन गए हैं। तो जब हम्म। वो इन सारी समस्याओं में अपने दिमाग को जकड़ लेते हैं, ये सारी बातें उनके ऊपर हावी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं तभी वृद्धावस्था एक चुनौती बन जाती है और बुढ़ापा जो है वो खराब जैसा प्रतीत होने लग जाता है। बाकी तो देखा जाए तो बुढ़ापा बहुत अच्छा है, जैसा कि मैम ने बताया कि अगर हम प्लानिंग करके चलें तो बहुत अच्छा है। राइट। राइट। और मेरा दूसरा सवाल है कि आपकी नजर में ये हैप्पीनेस का पहचान क्या है? लाइक साहित्य या आत्मनिर्भरता, रिश्ते या मानसिकता? और एक और जोड़ दे रही हूँ इसमें, या धन। हाँ, या धन? हम्म? सबसे अहम है मानसिकता, मैं कहूंगी। मानसिकता सही होगी अच्छा। तो आप हर चीज का समाधान ढूंढ लेंगे। अच्छा। अच्छा। और संध्या जी, दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे क्या? नहीं तो और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? जी, अब रैपिड फायर राउंड पर मैडम को लेकर आते हैं, क्योंकि मैडम ने धन की बात भी बहुत अच्छे से की है और उम्र की बात भी बहुत अच्छे से की है। हम जो मैम राइट। से जानना चाहते थे, मैम ने हमें उन सारी हमारी जो उलझने थी उनको बहुत अच्छे से सुलझा दिया है कि बुढ़ापा राइट। देखा जाए तो ना तो बीमारी है और ना बुरा है बुढ़ापा, दे और ना चुनौती है। बुढ़ापा तो एक उम्र है जिसका आनंद लिया जाए। राइट। और मैडम, अभी समय आ चुका है दूसरा रैपिड फायर राउंड खोलने का। और पहला सवाल ये कि आप, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? अब बोर्ड पे क्या लिखना चाहोगे आप? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। वाह बहुत बढ़िया, वाह वाह। बहुत बढ़िया। इसी को बहुत व्यापक बढ़िया। दृष्टिकोण कहते हैं। और यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? मैं डॉक्टर कलाम की बात करूंगी फिर से। उनकी सादगी, उनकी अच्छा। अच्छा। सिंप्लिसिटी और उनकी ब्रिलियंस, मैं उनकी बहुत बड़ी एडमायरर हूँ। पूरा हिंदुस्तान मैम उनका प्रशंसक है, पूरा हिंदुस्तान। और
दूसरा सवाल मैडम, यदि आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे आप? मैं ये कहूंगी कि सब स्कूलों में, कॉलेज में और सब स्थानों पे ये मॉरल साइंस जरूर पढ़ानी चाहिए। तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी शिक्षा में कमी है आजकल वो ज्यादा इसी चीज की है कि हम उनको वैल्यूज, अपने संस्कार वो नहीं सिखाते। तो बचपन से ही अगर हम उनको संस्कार सिखाने शुरू करें, तो मैं तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाऊं, ये अगर मुझे बहुत बढ़िया, मौका मिले कोई लॉ पास कर। बहुत बढ़िया। और मैडम, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन सा फिल्म करना चाहोगे आप? झांसी की रानी। वाह, अरे सुपर सुपर। मैडम पूरी तरीके से देश सेवा से जुड़ी हुई हैं, देशभक्ति से जुड़ी हुई हैं। और कमिश्नर वाला रूप ज्यादा पसंद या समाज सेविका वाला? 100% समाज सेविका वाला। अरे वाह। आयकर विभाग में तो आयकर विभाग में तो सिर्फ हम दिमाग का इस्तेमाल करते थे, हाँ, यहाँ तो दिल से, राइट। दिल से जुड़ा हुआ है और पूरी तन्मयता से समाज सेवा। अच्छा, बहुत इसका जो बढ़िया। मुझे आनंद आता है वो और किसी चीज में नहीं आता। और मैडम, ओल्ड एज के बारे में एक मिथ के बारे में बता दीजिए। बुढ़ापे के बारे या में मिथ कि बस अब आप को लाइफ में अब अपना पीछे हट जाना है, बैक सीट लेनी है, अब आप स्लो जाओ, अब आप को दुनिया से अलग होना है, तो जैसे बैठ के सिर्फ अब आप ये इंतजार करो ऊपर जाने का। तो मतलब ये जो मिथ बनाया गया है कि बुढ़ापे में आप अगर कुछ घूमना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, शौक पूरा करना चाहते हो, तो लोगों को लगता है कि शायद सठिया गए हैं इनका, क्या हो गया इनको, ये कहा। मतलब मुझे भी ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि मैं इतने कोर्सेज ज्वाइन करती जा रही हूँ, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करती हूँ, तो कईयों को तो लगता है ना कि एक्सेंट्रिक हो गई है। सो ये ऐसा मिथ जो है कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी जो उनका जीवन है बहुत एक सीमित दायरे में रहना चाहिए, और अब उनके लिए बहुत सी चीजें उनको उपलब्ध नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम अपना जीवन हमको अपने आखिरी पल तक जब हम जैसे जीना चाहिए, अच्छे से जिंदा दिली से जीना चाहिए। जी सर, बुढ़ापा Excellent. खोने का नाम नहीं है, बुढ़ापा पाने का नाम है। और मैडम, ये आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? इसके बारे में मैंने एक कविता लिखी थी, जिसमें मैंने ये अच्छा, कहा था कि संसार में भगवान ने जब संसार था तो बड़ा शून्य था, तो अपनी दिल बहलाने के लिए उन्होंने एक बहुत खूबसूरत आकर्षक सृष्टि बनाई, और फिर उसको और रोचक रोमांचक बनाने के लिए उसमें इंसान को भेजा, और चंचल चपल सुंदर बनाने के लिए औरत को भेजा। तो और उन्होंने ये विवेक दिया कि हम स्वावलंबी बने, उन्होंने विवेक दिया, और 5 विकार भी दिए। तो और सारा कुछ उन्होंने, क्योंकि हम कर्म थ्योरी को मानते हैं, ऑटोमेटिक पे डाल दिया, एक सुपर कंप्यूटर पे डाल दिया। तो समय के साथ साथ वो जो विकार थे वो विवेक पे हावी हो गए, तो कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो मैंने उसमें कविता की में ये लिखा है कि वायरस आ गया तो ये हिंसा, लूटमार, सभी मर्यादाओं का उल्लंघन ये सब होने लगा। तो मैंने ये लिखा है कि नई पीढ़ी तो में ऐसे
ये सॉफ्टवेयर क्या, एंटीवायरस। हाँ, एंटीवायरस को आप इजाद करो, ताकि ये वो जो भगवान का सुपर कंप्यूटर है वो सही से काम करना शुरू कर दे फिर से। मैडम ने तकनीक और भावनाओं राइट दोनों का तालमेल करवा दिया है। मैम कुछ ऐसा बनाना चाह रही है जहां राइट। तकनीक भी हो और भावनाएं भी हो। दूसरा रैपिड फायर राउंड का समाप्त हो गया। संध्या जी, कुछ और क्वेश्चन पूछेगा आप मैडम के लिए? लास्ट पार्टिंग क्वेश्चन। नहीं, बस मैम से जो हमें समझना था, जो गुत्थियां हमें सुलझानी थी, मैम एक वाक्य में बता दीजिए कि जीवन कैसा रहा और जीवन कैसा होना चाहिए। मेरा जीवन, मुझे जीवन से कोई शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मेरे पर ईश्वर की बहुत कृपा रही है। मैंने जिंदगी में बहुत आराम, सुख, प्यार सब कुछ मिला है, इज्जत, मान, सम्मान, एक बहुत प्यार देने वाले माँ बाप, अच्छा परिवार, मेरे पति जो बहुत मुझसे प्रेम भी करते थे और बहुत ध्यान भी रखते थे। अभी वो नहीं है, वो कोविड में चले गए। और बच्चे हैं मेरे, बिटिया है, बेटा है, दोनों काबिल हैं, अपने अपनी कार्य क्षेत्र में दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी मैं कभी पौड़ी जाके रहती हूँ, वहाँ सुंदर पहाड़ देख के खुश होती हूँ। कभी मैं गोवा में अपना रह के यहाँ की समुद्र की वेव्स देख के अपना मन बहलाती हूँ। तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक ही है, चल फिर सकते हैं। कुछ समस्याएं तो होंगी इस उम्र में, पर चल फिर सकते हैं, दिमाग चलता है, तो इतना ही बहुत है जीवन का आनंद उठाने के लिए। युवाओं को जाते जाते कुछ प्रेरणा के शब्द कहते जाइए। युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी रूट्स से जुड़ने की कोशिश करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। और जो इनके कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, दिमाग में स्ट्रेस रहता है, उन सबको कैसे डील करना है, वो सब वहां से उनको शिक्षा मिल जाएगी। तो अपनी रूट्स से जरूर जुड़ना चाहिए, अपने संस्कारों से, अपने हमारी जो वैदिक नॉलेज है, तो उसका हमें, यूथ को जरूर उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वो सारी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में ही जाते हैं, और वेस्ट में तो वही है कि आई, माई एंड माइन, मैं मेरा, मुझे, मतलब दे डोंट थिंक ऑफ, अपने से बियॉन्ड नहीं सोचते। हम में विश्वास नहीं है। या सो अपने से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना, और दूसरों के लिए भी भावनाएं रखना, संवेदना रखना, ये सब अगर आज की युवा पीढ़ी करेगी तो जरूर जो अब इनकी इतनी स्ट्रेस रहता है, प्रॉब्लम रहती है, वो सब कम हो जाएगी। अमेजिंग मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था ये कॉन्वर्सेशन पूरा। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा आपको? बढ़िया, ऐसे लग रहा था कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और आपके जो सवाल थे वो बहुत रेलेवेंट थे और सोचने पे मजबूर किया। मेरी भी अपनी थिंकिंग भी उससे क्लियर हुई, है ना। जब आप सोचते हो ना, तो अपनी भी विचारधारा और पक्की होती है और क्लियर होती है। अमेजिंग। सो क्रेडिट टू संध्या जी। संध्या जी ने बहुत होमवर्क किया है। मैडम ने जवाब देने में बहुत मेहनत की है। हाँ, सही है। तो थैंक यू वंस अगेन मैम, आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दोनों को। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा कॉन्वर्सेशन पमेला भंडारी जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे विनती है कि
अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड अच्छा लगे तो अपने 3 करीब लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। अब सुनते हैं सामान्य ज्ञान। आज का सामान्य ज्ञान ओल्ड एज के बारे में। और भारत में लगभग 70% वरिष्ठ नागरिक वित्तीय या भावनात्मक सहायता के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर है। विच मीन्स 70% पीपल आर पार्शियली और फुल्ली डिपेंडेंट इधर इमोशनली और फिनेंशियली। सो ये तो बहुत माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। और दूसरा है कि ये वृद्धावस्था में नियमित सामाजिक संपर्क डिमेंशिया के जोखिम को 30% तक कम कर सकता है। मतलब जो सीनियर्स रहते हैं उन लोग रेगुलर सोशल इंटरेक्शन करें तो डिमेंशिया का रिस्क कम कर सकते हैं। और दूसरा फैक्ट है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता को भारत में बच्चों से भरण पोषण का दावा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। विच मीन्स बच्चे लोग पेरेंट्स का देखभाल करने के लिए एक लीगल राइट, एक बिल भी पास हुआ है। एंड इसलिए जो लोग सुन रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सीनियर्स हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन से माता पिता है उनका अच्छा देखभाल करना है, क्योंकि वो तो उनका हक है। और मैडम जी ने बताया कि कुछ ना कुछ हैबिट या हॉबी फॉर्म करना है। इसके लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जीवन भर सीखना यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, नया स्किल्स या संगीत या लैंग्वेजेस, अगर हम ऐसा करें तो वृद्धावस्था में भावनात्मक और संज्ञानात्मक गिरावट को काफी हद तक धीमा कर देता है। सो इट मीन्स इट विल डिले द इमोशनल एंड कॉग्निटिव डिक्लेयर। सो इसलिए आप नया लैंग्वेजेस या नया हॉबीज को एम्ब्रेस कीजिए। और दोस्तों आखिरी बात है कि बुढ़ापा खत्म होने का नाम नहीं, खुद के लिए जीने की शुरुआत है। तो यही पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपका हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद दोस्तों। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।